हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स जिसका पेपर कोड 08 है उसका कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। रिवीजन सीरीज जनरल पेपर 1 और पेपर टू कॉमर्स की यूट्यूब पे प्लस टेलीग्राम चैनल पे कंडक्ट हो रही है। यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। अब कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स हम करने जा रहे हैं। ऑलरेडी 3-4 क्लासेस इसकी हो चुकी हैं। देखो, अब हम करने जा रहे हैं थियरी ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट का इकोनॉमिक खेल। इसको हम डिटेल में टॉपिक को करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में थियरी ऑफ कॉस्ट एकदम कोर है। ये बताता है कि फर्म्स गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करने में कैसे और कितना खर्च करती हैं। हर बिजनेस का गोल होता है कॉस्ट को कंट्रोल करना ताकि प्रॉफिट्स मैक्स हो सके। ये थ्योरी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स के थ्रू कॉस्ट और आउटपुट का रिलेशनशिप समझाती है। प्लस ये एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट और संक कॉस्ट जैसे कॉन्सेप्ट्स को भी कवर करती है, जिसमें से पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के टॉपिक में हम देखेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स, जब कुछ इनपुट्स फिक्स्ड होते हैं कॉस्ट कैसे बिहेव करती है। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स, जब सब इनपुट्स वेरिएबल होते हैं कॉस्ट का क्या सीन है। कॉस्ट के कुछ कॉन्सेप्ट एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, संक और मार्जिनल कॉस्ट का फंडा समझेंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कैसे ये कॉस्ट को शेप देती है। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स यानी फिक्स्ड इनपुट्स का सीन है, जो बेसिकली पहले हमारी चीज आती है व्हाट इज शॉर्ट रन। शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जहां कुछ इनपुट्स फिक्स्ड होते हैं, जैसे फैक्ट्री का साइज, मशीन्स या रेंट, पर कुछ इनपुट्स वेरिएबल होते हैं जैसे लेबर, रॉ मटेरियल या इलेक्ट्रिसिटी। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स बताते हैं कि आउटपुट बढ़ाने से या घटाने से कॉस्ट कैसे चेंज होती है जब फिक्स्ड इनपुट्स की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है। चलो शॉर्ट रन का मेन कॉस्ट कर्व देखते हैं। जो नंबर, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टोटल कॉस्ट। नंबर 1, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट वो पूरा खर्चा है जो फर्म को एक स्पेसिफिक आउटपुट लेवल प्रोड्यूस करने में लगता है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक आती है फिक्स्ड कॉस्ट, जो आउटपुट बढ़ने से या घटने से नहीं बदलती, वो सेम रहेगी। फिर वेरिएबल कॉस्ट आती है जो आउटपुट के साथ चेंज होती है। ठीक है जी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सोचो एक क्लाउड किचन जोमेटो पे चलती है, तो टोटल कॉस्ट में उसकी, अगर हम उसकी टोटल कॉस्ट की बात करें तो उसमें क्या क्या होगा। फिक्स्ड कॉस्ट जो कि किचन का रेंट फॉर एग्जांपल 50,000 पर मंथ, ओवन का डेप्रिसिएशन हो गया। एंड अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, इंग्रेडिएंट्स हो गए, डिलीवरी राइडर्स का पेमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। अगर किचन 100 ऑर्डर्स प्रोड्यूस करती है, टोटल कॉस्ट शायद 1 लाख है, 200 ऑर्डर के लिए 1.5 लाख हो सकता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब आगे आती है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो खर्चा है जो आउटपुट के लेवल से इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी आउटपुट का फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई लेना देना नहीं है। चाहे तुम 0 यूनिट प्रोड्यूस करो या 1000, ये सेम रहते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, रेंट ऑफ फैक्ट्री या ऑफिस, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, सैलरीज ऑफ परमानेंट स्टाफ, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। तीसरी आती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो खर्चे हैं जो आउटपुट के साथ बदलते हैं। ज्यादा प्रोड्यूस करोगे ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट, और कम प्रोड्यूस करोगे तो कम वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं, रॉ मटेरियल लाइक फ्लोर, वेजिटेबल्स हो गए, डायरेक्ट लेबर वर्कर्स हो गए, डिलीवरी राइडर्स हो गए, वो कंटिन्यू करो जोमेटो की क्लाउड किचन वाली एग्जांपल। यूटिलिटीज में इलेक्ट्रिसिटी आ गई, वाटर आ गया, पैकेजिंग कॉस्ट आ गई। ठीक है। अब आगे आती है एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। एवरेज टोटल कॉस्ट बताता है कि एक यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने का एवरेज खर्चा कितना है। ये टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करके मिलता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर क्लाउड किचन का टोटल कॉस्ट 1 लाख है और आउटपुट 100 ऑर्डर्स, तो जो एवरेज टोटल कॉस्ट है दैट विल बी 1 लाख डिवाइडेड बाय 100,000 रुपीस पर ऑर्डर। अगर आउटपुट 200 ऑर्डर्स हो तो टोटल कॉस्ट 1.5 लाख है, तो जो एवरेज टोटल कॉस्ट होगी वो 1,50,000 को 200 से डिवाइड कर दो, 750 रुपए पर ऑर्डर होगी। एवरेज टोटल कॉस्ट घटती है जब आउटपुट बढ़ता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा यूनिट्स में स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, ये चीज याद रखना है, इसमें से पेपर में क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट आती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बताती है कि एक यूनिट आउटपुट पे फिक्स्ड कॉस्ट का कितना शेयर है। जब आउटपुट बढ़ता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट घटती है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है और ज्यादा यूनिट्स में डिवाइड होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, किचन का फिक्स्ड कॉस्ट 60,000 है, 100 ऑर्डर्स पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 60,000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 600 रुपी पर ऑर्डर पड़ेगी।
अगर 200 ऑर्डर्स की बात करें तो 60,000 डिवाइडेड बाय 200, 300 रुपये पर ऑर्डर। यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा घटती है जब आउटपुट बढ़ता है। ये चीज में से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अब आगे आती है हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बताती है कि एक यूनिट आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट का कितना शेयर है। ये आउटपुट के साथ पहले घटती है एफिशिएंसी की वजह से, पर एक पॉइंट के बाद बढ़ सकती है डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से। सो ये थोड़ी सी इसकी नेचर चेंजिंग है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट 40,000 है फॉर 100 ऑर्डर्स के लिए, तो जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज 40,000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 400 रुपी पर ऑर्डर। 200 ऑर्डर्स पे वेरिएबल कॉस्ट 80,000 है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 80,000 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 400 रुपए। अगर एफिशिएंसी सेम है, ये चीज याद रखना, पर ज्यादा आउटपुट पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ सकती है अगर लेबर या मटेरियल्स का कॉस्ट स्पाइक करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट बताता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने का एडिशनल कॉस्ट कितना है। ये शॉर्ट रन में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग गाइड है, यानी आपको डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। प्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें आपको फैसला लेने में मदद मिलेगी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर टोटल कॉस्ट 1 लाख है 100 ऑर्डर्स के लिए और 101 ऑर्डर के लिए 1,01,200 हो जाता है, तो जो मार्जिनल कॉस्ट है दैट विल बी 1,01,200 में से 1 लाख माइनस कर दो और उसको डिवाइड कर दो 101 से 100, यानी करंट ऑर्डर को प्रीवियस से माइनस करके 1 आ गया, तो 1200 रुपी विल बी द मार्जिनल कॉस्ट, एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने की आपको कीमत। मार्जिनल कॉस्ट यूजुअली पहले घटती है एफिशिएंसी से, पर बाद में बढ़ जाती है डिमिनिशिंग रिटर्न्स के कारण। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, शेप ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व का शेप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न से इन्फ्लुएंस्ड होता है। नंबर 1 एमसी कर्व, पहले घटता है एफिशिएंसी की वजह से, फिर बढ़ जाता है डिमिनिशिंग रिटर्न से, ये यू शेप्ड होता है। ठीक है। फिर आता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, ये भी यू शेप्ड होता है क्योंकि पहले एफिशिएंसी से घटता है पर डिमिनिशिंग रिटर्न से बढ़ जाता है। फिर आता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा यूनिट्स में स्प्रेड हो जाती है। फिर आता है एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, यू शेप्ड होता है क्योंकि ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कॉम्बिनेशन है। पहले घटता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का, इस पे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, फिर ये बढ़ जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इंपैक्ट के कारण। ठीक है। अब आता है वाई डिमिनिशिंग रिटर्न। देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बोलता है कि जब तुम वेरिएबल इनपुट जैसे लेबर बढ़ाते हो और फिक्स्ड इनपुट जैसे किचन साइज कांस्टेंट है, तो एक पॉइंट के बाद मार्जिनल प्रोडक्ट घटता है, इससे मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि एक्स्ट्रा आउटपुट के लिए ज्यादा कॉस्ट लगता है। ठीक है जी। सो जो नेगेटिव, फिर एक आते हैं नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्शन। ये लॉ का इसेंस है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है स्टेज 3 ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो एक्स्ट्रा इनपुट से आउटपुट घटने लग जाता है। इससे जो मार्जिनल कॉस्ट है वो बड़ी तेजी से बढ़ जाता है क्योंकि कॉस्ट बढ़ता है पर आउटपुट कम होता है। ठीक है जी। ये आपको याद रखना है, ये इसमें से क्वेश्चन आया था। अब आगे चलते हैं, कुछ आते हैं आपके कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स जिनमें से पेपर आता है। नंबर 1 एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो खर्चे हैं जो फर्म को एक्चुअल मनी स्पेंड करके पे करने पड़ते हैं। ये टेंजिबल और मेजरेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल का कॉस्ट, वर्कर्स की वेजेस, रेंट या इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स। फिर आता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो फर्म को किसी रिसोर्स के यूज से छोड़ने पड़ते हैं, पर इसमें डायरेक्ट मनी आउटले नहीं होता। ये नॉन मॉनेटरी कॉस्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल ओनर का टाइम जो बिजनेस में लगता है, जो वो कहीं और कमा सकता था इन्वेस्ट करके। फर्म के ओन्ड लैंड का रेंट जो मार्केट में मिल सकता था, ये इसकी एग्जांपल है। अगर मैं आपको बताऊं इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ डेट, ये पेपर में क्वेश्चन था। इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ डेट एक बड़ा इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है जब फर्म अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट प्रोपोर्शन बढ़ाती है। इससे इक्विटी शेयर होल्डर ज्यादा रिस्क फील करते हैं क्योंकि डेट रीपेमेंट का प्रेशर बढ़ता है। अब इसका रिजल्ट क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर्स हायर रिटर्न डिमांड करते हैं,
ये एक इम्प्लिसिट कॉस्ट है क्योंकि ये डायरेक्ट पेमेंट नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल इनपुट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का सम है, सब कुछ जो फर्म प्रोडक्शन में यूज करते हैं, लाइक इसमें एक्सप्लिसिट एक्चुअल पेमेंट्स वेजेस या रॉ मटेरियल के लिए, इम्प्लिसिट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉरगॉन रेंट हो सकता है, हायर शेयर होल्डर रिटर्न्स हो सकती हैं, ये इसका पार्ट है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ओला इलेक्ट्रिक का टोटल कॉस्ट शामिल है, उसमें एक्सप्लिसिट बैटरी मटेरियल्स का पैसा, लेबर की वेजेस, इम्प्लिसिट की बात करें ओनर के टाइम का वैल्यू, फैक्ट्री लैंड का फॉरगॉन रेंट, ये उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। आगे आता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट वो खर्चे हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं और रिकवर नहीं हो सकते। ये पास्ट डिसीजंस का रिजल्ट होता है और फ्यूचर डिसीजंस पे अफेक्ट नहीं करना चाहिए। एग्जांपल अगर दूं, एक फेल्ड मार्केटिंग कैंपेन का कॉस्ट हो गया, पुरानी मशीनरी का परचेज कॉस्ट जो अब बेकार है, ठीक है जी। अब इसके अलावा अगर कुछ और कॉन्सेप्ट जो आते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, मार्जिनल कॉस्ट, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने का कॉस्ट, इसको बेसिकली चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आती है एक डिसीजन से टोटल कॉस्ट में बढ़ोतरी होना यानी उसका बढ़ना, जैसे न्यू फैक्ट्री लगाने का कॉस्ट हो गया। इम्प्लिसिट कॉस्ट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट जो फर्म्स के डिसीजन से अनअफेक्टेड होती हैं, जैसे ओनर का पर्सनल टाइम जो फिक्स है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है हमारा, होप्स आपको जितना करवाया वो समझ आ गया। अब आता है लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स। देखो पहले समझते हैं लॉन्ग रन क्या होता है। लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड है जहां सारे इनपुट्स वेरिएबल होते हैं, फर्म्स अपना स्केल, मशीनरी, लेबर सब कुछ एडजस्ट कर सकती हैं, इसमें कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती क्योंकि सब चेंज हो सकते हैं। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स बताते हैं कि जब फर्म्स पूरा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ प्रोड्यूस करती हैं, कॉस्ट कैसे बिहेव करती हैं, ये सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं। अगर कुछ की लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स की बात करें तो नंबर 1 आता है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, LRTC। ये टोटल कॉस्ट है जब सारे इनपुट्स वेरिएबल होते हैं, इसमें फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल का डिस्टिंक्शन नहीं होता क्योंकि सब वेरिएबल है। जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट आउटपुट के साथ बढ़ता है पर शेप इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे डिपेंड करती है इसकी। सेकेंड आता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट। ये बताता है कि एक यूनिट प्रोड्यूस करने का एवरेज कॉस्ट कितना है जब सारे इनपुट्स एडजस्टेबल हैं। LRAC कर्व यू शेप्ड होती है, यानी जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है ये यू शेप्ड है। कारण क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब आउटपुट बढ़ता है जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो घटता है क्योंकि बड़ा स्केल एफिशिएंट होता है। सेकंड, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। LRAC स्टेबल रहता है, ठीक है जी। थर्ड आता है इसका मेजर कारण डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब स्केल बड़ा होता है LRAC बढ़ सकता है, मैनेजमेंट इश्यूज, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ये एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने का कॉस्ट है जब सारे इनपुट्स वेरिएबल होते हैं। LRMC भी यू शेप्ड होता है और LRAC के साथ क्लोजली रिलेटेड है। जब आपका लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कम होगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से, तो जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो घटता है। जब आपका लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर होगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से, तो जो आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, ठीक है जी। अगर हम इसको डिमिनिशिंग रिटर्न के साथ लिंक करें, क्या लेना देना है, देखो हाउ डिमिनिशिंग रिटर्न शेप्स कॉस्ट, पेपर में क्वेश्चन था। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल अपना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स शॉर्ट रन में कॉस्ट को शेप देता है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट घटता है, एक्स्ट्रा इनपुट से कम आउटपुट मिलता है, तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो बढ़ जाता है क्योंकि ज्यादा कॉस्ट लगता है सेम आउटपुट के लिए। ये मार्जिनल कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट को यू शेप्ड बनाता है, पहले एफिशिएंसी से घटता है फिर डिमिनिशिंग रिटर्न से बढ़ जाता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट भी इसी वजह से यू शेप्ड होते हैं क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स का असर पड़ता है, ठीक है जी। जो अब आती है नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्शन। देखो जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है स्टेज 3, आउटपुट घटने लगता है डिस्पाइट एक्स्ट्रा इनपुट लगाने के, तो इससे जो मार्जिनल कॉस्ट है वो बड़ी तेजी से बढ़ जाता है और जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो भी स्पाइक करता है क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट बढ़ा हो जाता है, ठीक है जी। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। सो ये पूरा टॉपिक एक ही बात कहता है, थियरी ऑफ कॉस्ट बिजनेस का बैकबोन है।
शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व लाइक टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल, एवरेज फिक्स्ड, एवरेज वेरिएबल या मार्जिनल कॉस्ट बताते हैं कि लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कॉस्ट कैसे मैनेज करनी है, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इनका शेप डिफाइन करता है। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स लाइक लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट फुल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ऑप्टिमल स्केल दिखाते हैं, इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के साथ। फिर कॉस्ट कॉन्सेप्ट एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, संग फर्म्स को बताते हैं कि कौन से खर्चे मैटर करते हैं और कौन से इग्नोर करने हैं आपने। ठीक है जी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, थियरी ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस। इकोनॉमीज में थ्योरी ऑफ कॉस्ट एकदम गेम चेंजर है, मैं बता चुका हूं। ये बताता है कि फर्म्स कैसे अपने प्रोडक्शन के खर्चे मैनेज करती हैं ताकि प्रॉफिट्स मैक्स हो सके। इसमें हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और उसके यू शेप्ड कर्व को देखते हैं जो फर्म्स के लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी का ब्लूप्रिंट देता है। इसके साथ ही प्रोडक्शन एनालिसिस और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जैसे इकोनॉमिक रेंट और प्रॉफिट का रोल समझते हैं, और थोड़ी ट्विस्ट के लिए कुछ एंटरप्रेन्योरियल थियरीज भी कवर करेंगे जो बताते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स का दिमाग कैसे काम करता है। सो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इस टॉपिक में जो हम अब करने जा रहे हैं, जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कैसे इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के साथ यू शेप्ड होता है, वैसे ही मैं बता भी चुका हूँ आपको। प्रोडक्शन एनालिसिस, इकोनॉमिक रेंट, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट का फंडा और ऑप्टिमल आउटपुट का कॉन्सेप्ट करेंगे। एंटरप्रेन्योरियल थ्योरीज में कैसे एनवायरनमेंट, माइंडसेट और बिलीफ एंटरप्रेन्योरशिप को ड्राइव करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट वो कॉस्ट है जो एक यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने में लगता है जब सारे इनपुट्स वेरिएबल होते हैं, मतलब फर्म्स अपने लेबर, कैपिटल, लैंड सब कुछ एडजस्ट कर सकती हैं। ये बताता है कि फर्म कैसे मोस्ट एफिशिएंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स चूज करती है। ठीक है जी। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। अब इसमें जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है सारे इनपुट्स के कॉस्ट का सम जब फर्म स्पेसिफिक आउटपुट प्रोड्यूस करती है, क्वांटिटी आउटपुट का लेवल जो यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का कर्व यू शेप्ड होता है और इसका शेप तीन चीजों पे डिपेंड करता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। चलो इसको डिटेल में अब देखते हैं। अब यू शेप्ड क्यों है, जो पेपर में क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है। देखो यू शेप्ड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के पीछे कुछ की असम्पशंस हैं। नंबर वन, ग्रेटर डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन फॉर लार्जर फर्म्स। जब फर्म का स्केल छोटा होता है, वर्कर्स और मशीन स्पेसिफिक टास्क पे फोकस करती हैं, डिवीजन ऑफ लेबर से एफिशिएंसी बढ़ती है और जो कॉस्ट है वो घट जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक छोटी फैक्ट्री में 5 वर्कर्स अलग अलग टास्क लाइक कटिंग, स्टिचिंग करते हैं, प्रोडक्टिविटी हाई होती है। ठीक है जी। सेकेंड आते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल एट स्मॉल लेवल्स ऑफ आउटपुट। छोटे स्केल पे जब आउटपुट बढ़ता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट घटती है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जैसे मशीनरी ज्यादा यूनिट्स में स्प्रेड हो जाती है। बल्क परचेजिंग से रॉ मटेरियल सस्ते मिलते हैं आपको। तीसरा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी ऑटोमेशन से एफिशिएंसी बढ़ती है। अगर एग्जांपल दूं, एक स्टार्टअप जब 100 यूनिट से 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, पर यूनिट कॉस्ट घटता है क्योंकि मशीन्स का फुल यूज होता है। ठीक है। थर्ड आता है डिफिकल्टी इन मैनेजिंग लार्जर फर्म। जब फर्म बड़ा बड़ा स्केल पे चलती हैं, लाइक बहुत इनॉर्मस स्केल पे चलती हैं, मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स हो जाती है, कोऑर्डिनेशन इश्यूज, ब्यूरोक्रेसी और इनएफिशिएंसीज बढ़ जाती हैं। ये डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। फोर्थ आता है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल एट लार्जर लेवल्स ऑफ आउटपुट। एक पॉइंट के बाद आउटपुट बढ़ाने से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बढ़ जाता है क्योंकि कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस, ज्यादा वर्कर्स या डिपार्टमेंट्स के बीच कम्युनिकेशन गैप होना, इनएफिशिएंसीज, ओवरलोडेड सिस्टम्स या मिसमैनेजमेंट होना, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, इनपुट्स का ओवरयूज आउटपुट को लिमिट करता है। अगर एग्जांपल दूं, एक बड़ी फैक्ट्री जब 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करती है, मैनेजमेंट इश्यूज से डिलेस या एरर्स बढ़ जाते हैं और कॉस्ट स्पाइक करनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी। अब आगे क्वेश्चन आते हैं, उनको करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट। इकोनॉमीज ऑफ स्केल तब होती हैं जब प्रोडक्शन स्केल बढ़ाने से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट घटती है। अगर इसके रीजंस बताऊं, नंबर वन, स्पेशलाइजेशन, वर्कर्स या मशीन स्पेसिफिक टास्क पे एक्सपर्ट हो जाते हैं। बल्क परचेजिंग, रॉ मटेरियल बड़े क्वांटिटीज में सस्ते मिलते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बड़े स्केल पे ऑटोमेशन या एडवांस मशीनरी यूज होती है। एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज होता है। फिर आती है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल।
डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल तब होती हैं जब स्केल इतना बड़ा हो जाता है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बढ़ जाता है। अगर इसके कारण बताऊं, कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस, बड़े टीम्स या डिपार्टमेंट्स के बीच मिसकम्युनिकेशन, इनएफिशिएंसीज, ओवरलोडेड सिस्टम्स या ब्यूरोक्रेटिक डिलेस का आना, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, ज्यादा इनपुट से आउटपुट प्रोपोर्शनेटली कम बढ़ता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है हमारा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल तब होता है जब स्केल बढ़ाने से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट सेम रहता है, मतलब आउटपुट और इनपुट सेम प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं और एफिशिएंसी ना बढ़ती है ना घटती है। ठीक है जी। अब आता है कि LRAC क्यों मैटर करता है, यानी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। यू शेप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम फर्म्स को बताता है ऑप्टिमल प्रोडक्शन लेवल, वो स्वीट स्पॉट जहां लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, यहां प्रोड्यूस करो ताकि कॉस्ट कम हो। प्राइसिंग डिसीजंस, लो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मतलब कॉम्पिटिटिव प्राइसेस सेट कर सकते हो। तीसरा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठाओ पर डिस इकोनॉमी से बचो। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है अब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का यू शेप क्यों है, ये तो वैसे ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार फिर रिकैप दे देता हूं। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का यू शेप तीन चीजों का रिजल्ट है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एट स्मॉल लेवल, जब आउटपुट छोटा होता है स्केल बढ़ने से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट घटती है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा यूनिट्स में स्प्रेड हो जाती है, एफिशिएंसी बढ़ती है स्पेशलाइजेशन और ऑटोमेशन के कारण, बल्क डिस्काउंट रॉ मटेरियल पे मिलते हैं। एग्जांपल दूं, अगर एक स्टार्टअप जब 100 से 1000 यूनिट जाता है पर यूनिट कॉस्ट घटती है क्योंकि मशीनरी का बेटर यूज होता है। सेकंड आती है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल एट लार्जर लेवल्स ऑफ आउटपुट, जब आउटपुट बढ़ रहा होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि कोऑर्डिनेशन इश्यूज, ज्यादा एम्प्लॉयज या डिपार्टमेंट्स के बीच कंफ्यूजन होती है, कंप्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ब्यूरोक्रेसी स्लो करती है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, इनपुट्स का ओवरयूज एफिशिएंसी घटा देता है। ठीक है। अगर एग्जांपल दूं, एक बड़ी फैक्ट्री जब 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करती है, मैनेजमेंट ओवरलोड से कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं कुछ बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन एट लोअर कॉस्ट, तीसरा मेन कारण, छोटे स्केल पे वर्कर्स या मशीन स्पेसिफिक टास्क पे फोकस करते हैं जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और कॉस्ट घटाता है, पर बड़े स्केल पे कोऑर्डिनेशन इश्यूज स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स को कम कर देते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं, एक छोटी बेकरी में 5 वर्कर्स अलग अलग टास्क लाइक बेकिंग डेकोरेटिंग करते हैं, एफिशिएंसी हाई है, पर जब बेकरी 100 वर्कर्स वाली चेन बन जाती है, कोऑर्डिनेशन इश्यू से एफिशिएंसी घट सकती है। ठीक है। अब आता है व्हाई डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। देखो, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल जो डिसइकोनॉमीज का कॉज है, सिर्फ मैनेजमेंट डिफिकल्टी से नहीं बल्कि इनएफिशिएंसीज, ओवरलोडेड सिस्टम या पुअर रिसोर्स एलोकेशन से, कोऑर्डिनेशन इश्यूज, बड़े टीम्स के बीच मिसकम्युनिकेशन, कंप्लेक्सिटी, लार्ज स्केल ऑपरेशंस में डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाता है, इनके कारण आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट करते हैं, होप्स आपको ये समझ आ गया होगा। अब आता है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस के कुछ की कॉन्सेप्ट जो पेपर में पूछे जाते हैं। नंबर 1, इकोनॉमिक रेंट वर्सेस इकोनॉमिक प्रॉफिट। इकोनॉमिक रेंट और इकोनॉमिक प्रॉफिट में कंफ्यूजन होता है, पर ये अलग है। इकोनॉमिक रेंट ये वो एक्स्ट्रा पेमेंट है जो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड या टैलेंट को दिया जाता है उसकी मिनिमम रिक्वायर्ड पेमेंट से ज्यादा। ये लिमिटेड सप्लाई वाले रिसोर्सेज के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, एक प्राइम लोकेशन का लैंड का रेंट 1 लाख पर मंथ है, पर मार्केट में उसकी डिमांड इतनी है कि 2 लाख मिलता है, 1 लाख इकोनॉमिक रेंट है। सेकेंड आता है इकोनॉमिक प्रॉफिट, ये टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है, इसमें इकोनॉमिक रेंट एक पार्ट हो सकता है पर ये ओवरऑल प्रॉफिट है। एग्जांपल अगर दूं, एक फर्म का रेवेन्यू 10 लाख, एक्सप्लिसिट कॉस्ट उसकी वेजेस मटेरियल्स की 6 लाख, इम्प्लिसिट कॉस्ट ओनर का टाइम फॉरगॉन रेंट 2 लाख, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट विल बी 10 माइनस 6 माइनस 2 लाख। ठीक है जी, होप सो आपको समझ आ गया है। अब नेक्स्ट आता है when average cost is equal to marginal cost, AC is minimum, ये इसका क्वेश्चन बहुत बार आया है। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट तब होती है जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है। ये शॉर्ट रन में इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एवरेज कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट है, मार्जिनल कॉस्ट है एक एक्स्ट्रा यूनिट को कॉस्ट होता है। एंड जब MC लेस देन AC है, AC घटता है क्योंकि एक्स्ट्रा यूनिट का कॉस्ट एवरेज से कम है। जब MC ग्रेटर देन AC है, AC बढ़ जाता है क्योंकि एक्स्ट्रा यूनिट ज्यादा कॉस्टली है। जब MC AC के बराबर है, AC ना घटता है ना बढ़ता है, ये मिनिमम पॉइंट पे है। अब ये होता क्यों है, देखो AC कर्व यू शेप्ड होता है क्योंकि पहले इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एफिशिएंसी से घटती हैं और बाद में डिमिनिशिंग रिटर्न से बढ़ जाती है।
एमसी कर्व भी यू शेप्ड होता है और जब ये एसी को कट करता है वो एसी को लोएस्ट पॉइंट होता है। ठीक है जी, ये पूछा गया था पेपर में। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, आउटपुट इज ऑप्टिमम व्हेन एसी इज इक्वल टू एमसी। देखो ऑप्टिमल आउटपुट तब होता है जब एसी एमसी के बराबर है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां फॉर्म मोस्ट एफिशिएंट लेवल पे प्रोड्यूस करती है। इस पॉइंट पे एमसी इज इक्वल टू एक्स्ट्रा यूनिट का कॉस्ट, एसी एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट। जब एमसी एसी के बराबर है, फॉर्म ना ज्यादा कॉस्टली यूनिट्स प्रोड्यूस करती है ना कम, परफेक्ट बैलेंस होता है। ऑप्टिमल क्यों है? इस पॉइंट पे फॉर्म अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करती है, कॉस्ट मिनिमाइज होती है और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पॉसिबल होती है। अगर एमसी एसी से कम है, फॉर्म ज्यादा प्रोड्यूस कर सकती हैं क्योंकि एक्स्ट्रा यूनिट सस्ते हैं। अगर एमसी एसी से बड़ा है, फॉर्म प्रोड्यूस नहीं, जो फॉर्म का जो प्रोड्यूस है वो घटाएगी क्योंकि एक्स्ट्रा यूनिट्स कॉस्टली पड़ रहे हैं उनको। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक आता है जो जिसमें से पेपर में बहुत क्वेश्चंस आए हैं, एंटरप्रेन्योरियल थियरीज। देखो प्रोडक्शन और कॉस्ट के साथ एंटरप्रेन्योरशिप का भी कनेक्शन है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स ही फॉर्म स्टार्ट करते हैं और कॉस्ट ऑप्टिमाइज करते हैं। ये थ्योरीज बताती हैं कि कैसे लोग एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप करते हैं। नंबर 1 आती है थॉमस कॉचरन्स थ्योरी, इन्वायरमेंट शेप एंटरप्रेन्योरियल अर्थ। ये थ्योरी बोलती है कि जिस इन्वायरमेंट में एक इंसान बड़ा होता है वो उसके एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव को शेप करता है। अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर तुम एक बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली या सिटी जैसे मुंबई या बेंगलोर में बड़े होते हो, तुम्हें रिस्क टेकिंग और इनोवेशन का स्पार्क ज्यादा होगा तुम में। ठीक है जी। सेकंड आती है रॉटस लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी, सेल्फ कॉन्फिडेंस वर्सेस एक्सटर्नल डिपेंडेंसी। ये थ्योरी बोलती है कि एंटरप्रेन्योर्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस और लोकस ऑफ कंट्रोल, इंटरनल चाहे एक्सटर्नल, उनके सक्सेस को डिफाइन करता है। इंटरनल लोकस जो लोग बिलीव करते हैं कि उनके फेट उनके हेल्थ हाथ में है, उनकी किस्मत उनके हाथ में है, वो ज्यादा एंटरप्रेन्योरियल होते हैं। एक्सटर्नल लोकल जो फॉर्चून या एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं वो काम कम रिस्क लेते हैं। ठीक है जी। थर्ड आती है मैकक्लेलैंड थ्योरी, नीड फॉर अचीवमेंट नाच ड्राइव्स एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये थ्योरी बोलती है कि नीड फॉर अचीवमेंट, जिसकी एब्रीविएशन नाच है, नीड फॉर अचीवमेंट वाले लोग ज्यादा एंटरप्रेन्योरियल होते हैं क्योंकि वो हाई गोल सेट करते हैं और चैलेंजेस एंजॉय करते हैं। नीड फॉर अचीवमेंट वाले लोग रिस्क लेते हैं, फीडबैक सीख करते हैं और सक्सेस के लिए ड्रिवन होते हैं, वो सक्सेस के लिए काम करेंगे। फोर्थ आती है मैक्स वेबर्स थ्योरी, रिलीजियस बिलीफ्स एज ड्राइविंग फोर्स। ये थ्योरी बोलती है कि रिलीजियस बिलीफ्स एंटरप्रेन्योरशिप को ड्राइव या रीस्ट्रेन कर सकते हैं। अगर एग्जांपल दूं, कुछ कल्चर्स जैसे प्रोटेस्टेंट्स वर्क एथिक, हार्ड वर्क और वेल्थ क्रिएशन को प्रमोट करते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करते हैं। ठीक है जी। अब अगर हम इसको कंक्लूड करें, ये पूरा टॉपिक एक बात बताता है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट और प्रोडक्शन एनालिसिस बिजनेस का दिमाग है और एंटरप्रेन्योरियल थ्योरीज इसका दिल। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का यू शेप्ड कर्व फर्म्स को बताता है कि कैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठाना है और डिस इकोनॉमी से बचना है। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट का रूल शॉर्ट रन में ऑप्टिमल आउटपुट देता है और इकोनॉमी रेंट वर्सेस प्रॉफिट कॉस्ट को डीपली समझने में हेल्प करता है। एंटरप्रेन्योरियल थ्योरीज बताते हैं कि कैसे एनवायरनमेंट, माइंडसेट और बिलीव्स एंटरप्रेन्योर्स को शेप करते हैं। सो यहाँ पे हम करते हैं आज का सेशन वाइंड अप। होप सो जितने मैंने आपको टॉपिक करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। पता है आपको यूनिट 1, आपका यूनिट 1 से लेकर 10 तक पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। रिवीजन सीरीज पेपर 1 और पेपर 2 की यूट्यूब पे कंडक्ट की जा रही है। सो करते हैं सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।